हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी एट द लीगल माई सेल्फ राम। और आज हम लोग हिंदू लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इसको पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा जो हिंदू लॉ है ना, वो 2 3 4 एक्ट में डिवाइड किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, और आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इससे प्रीवियस जो हमारा हिंदू लॉ का सीरीज है उसमें हम लोग ने कंप्लीट हिंदू मैरिज एक्ट देख लिया, कंप्लीट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट देख लिया, और आज के लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट का अगर ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 30 सेक्शन है जो कि डिवाइड किए गए हैं 4 चैप्टर में। मेजर जो हमारा ये चैप्टर है इसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसका डेट ऑफ एसेंट जो है 21 दिसंबर 1956 है। अब हम लोग बात करते हैं 30 चैप्टर जो है, 30 सेक्शंस है हमारे इस टोटल पूरे एक्ट में, जो कि 4 चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं। और 4 चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 क्या बात करता है? प्रिलिमिनरी से, जिसमें टोटल 4 सेक्शन है, ठीक है। चैप्टर 2 एडॉप्शन के बारे में बात करता है, 5 to 17। चैप्टर 3 मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, 18 से 28। और चैप्टर 4 रिपील्स एंड सेविंग के बारे में बात करता है, 29 और 30, जिसमें 29 तो खत्म हो गया, रिपील हो गया है, तो बस एक सेक्शन इसमें बचता है 30, ठीक है। तो हम लोग टोटल आज जो है हम लोग 17 सेक्शन तक इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 18 से लेके 30 तक इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे, समझ में आए, तो कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एक्ट के प्रीएम्बल के बारे में। तो इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता है कि भाई ये जो एक्ट है वो इसलिए बनाया गया है ताकि इसको से अमेंड किया जा सके, कॉडिफाई किया जा सके, क्या चीज? लॉ रिलेटिंग टू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदू। तो ये हमारा जो एक्ट है, ये एक्ट क्या काम करता है? अमेंडमेंट कर सकता है या कॉडिफिकेशन कर सकता है ऐसे लॉ जो कि एडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड है हिंदू के लिए, ठीक है। ये हमारा एक्ट का प्रीएम्बल कहता है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई लॉ रिलेटिंग टू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदू। समझ में आया क्या? चलो अब देखो, हर एक्ट के जैसा ही इस एक्ट का भी जो पहला सेक्शन है वो वही बात करता है, क्या चीज? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो अब देखो, हमेशा याद रखना कि लॉ में मे शब्द और शैल शब्द का बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रूसियल रोल होता है, ठीक है। तो यहां पे मे शब्द का प्रयोग क्यों किया गया कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट? क्योंकि कहीं कहीं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के जगह एक्ट नंबर 78 ऑफ 1956 भी लिखा रहे, उसका मतलब भी यही होता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसलिए किसी भी तुम शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट कमेंसमेंट पढ़ोगे तो उसमें मे शब्द का ही प्रयोग रहेगा, ठीक है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज हिंदू मेंटेनेंस एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। चलो ठीक है। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया। ये जो है होल इंडिया पे एप्लीकेबल है। पहले था जो था वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन आफ्टर 2019 वहां पे भी एप्लीकेबल होने लगा। तो ये सेक्शन 1 जो है छोटा सा था, क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। देखो सेक्शन 2 जो है हमारा वो 3 एक्ट में सेम है, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इन तीनों एक्ट का जो सेक्शन नंबर 2 है वो सेम है, और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 3 ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब कि जो एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट यानी हु इज हिंदू, ये वाला जो सेक्शन है वो 3 एक्ट में सेम है, सेक्शन 2 में, और हिंदू मैरिज एंड गार्जियनशिप एक्ट में सेक्शन नंबर 3 होता है। लेकिन सारे एक्ट में सेम ही बात कहा गया है, सेम ही चीज लिखा हुआ है, कोई भी चीज छूटा हुआ नहीं है। तो देखो हम लोग 2 एक्ट इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ा दिया हूं और हिंदू
माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी पढ़ा दिया, उसमें हम ये चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हु इज़ हिंदू किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, नहीं तो इसको भी हम लोग यहीं पे भी निपटा देते हैं। कहता है हु इज़ हिंदू, ठीक है। तो देखो हु इज़ हिंदू हम लोग इसको 3 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं। एक हिंदू बाय बर्थ, दूसरा हिंदू बाय रिलीजन और तीसरा अदर्स, ठीक है। हिंदू बाय बर्थ में क्या कहता है, जिसके माता पिता दोनों हिंदू हो, जिसके माता पिता दोनों हिंदू हो, उसका बच्चा हिंदू ही होगा, चाहे वो लेजिटिमेट बच्चा हो या इलेजिटिमेट बच्चा हो। क्लियर है कंसेप्ट? जिसके माता पिता हिंदू हैं उसका बच्चा चाहे लेजिटिमेट बच्चा हो या इलेजिटिमेट बच्चा हो वो हिंदू ही होगा, ठीक है। अगर माता पिता में से कोई एक जो है हिंदू है और चाहे उस बच्चे का जो लालन पालन है यानी ब्रॉटअप हुआ है वो हिंदू रीति रिवाज के द्वारा हुआ है, हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग हुआ है, तो वैसा बच्चा भी हिंदू होगा, ठीक है। हिंदू बाय बर्थ में हम लोग 2 चीज पढ़े। पहला, जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं तो वो बच्चा हिंदू होगा, चाहे वो लेजिटिमेट बच्चा हो या इलेजिटिमेट बच्चा हो। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा, ऐसा बच्चा जिसके किसी एक पेरेंट हिंदू हैं, ठीक है, और उस बच्चे का लालन पोषण जो है वो हिंदू तौर तरीके से किया गया है तो वो बच्चा भी हिंदू कहलाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? अब आओ हिंदू बाय रिलीजन। तो देखो ओरिजिनली हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख ये लोग हिंदू होते हैं। यानी हिंदू कौन कौन होंगे, तो जैन जो है वो भी हिंदू हैं, बुद्धिस्ट वो भी हिंदू हैं, सिख वो भी हिंदू हैं, ठीक है। कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स अगर होते हैं तो भी हिंदू है। फॉर एग्जाम्पल कोई अदर धर्म का था, मुस्लिम धर्म का था, वो कन्वर्ट हो जाता है हिंदू धर्म में तो वो भी हिंदू कहलाएंगे। और रिकन्वर्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू था, फिर कोई दूसरा धर्म अपनाया, मुसलमान धर्म अपनाया, फिर हिंदू धर्म अपनाया, यानी रिकन्वर्ट हुआ तो भी वो हिंदू कहलाएगा। हिंदू इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट वो भी हिंदू होगा। वैरस्वा, लिंग्यात, ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज के लोग भी हिंदू ही कहलाएंगे, ठीक है, ये लोग भी हिंदू होंगे। अदर में पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, पारसी, ज्यू, क्रिश्चियन ये अगर नहीं है तो भी वो लोग हिंदू होंगे। इन चारों धर्म को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति है तो वो हिंदू ही कहलाएगा। कौन कौन? वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए, ज्यू नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। ये 4 धर्म को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति है तो वो हिंदू ही कहलाएगा। समझ में आया? अब जो इसका सबसेक्शन 2 है वो बात करता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट टू SC/ST। क्या कहता है? द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 is not applicable to the members of scheduled tribe within the meaning of article 366 subclause 25 unless central government by notification in official declares। ठीक है, क्या कह रहा है? जो हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट होगा ये शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कम्युनिटी हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से ट्राइब के ऊपर? शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 25 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इट्स नोटिफिकेशन, ठीक है, डिक्लेयर कर दे कि भाई आज से तो ये उन लोग के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, तब उस दिन से एप्लीकेबल होने लगेगा, ठीक है। सबसेक्शन 2A क्या कहता है? नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू रेनोकेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो बोल रहा है कि ये जो एक्ट है हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो रेनोकेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी यानी यूटी ऑफ पौंडीचेरी के जो रेनोकेंट्स हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया क्या? चलो यहां तक तो हो गया हमारा। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें डेफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। सेक्शन 3 और डेफिनेशन भी 3, यानी सेक्शन 3 में 3 डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन बात करता है कस्टम एंड यूजेस के, दूसरा डेफिनेशन मेंटेनेंस और तीसरा माइनर कौन होंगे उसके बारे में दिया गया है। तो देखो कस्टम एंड यूजेस, ठीक है, यानी रूढ़ी और प्रथा। बहुत लोग है ना कस्टम को ही प्रथा समझते हैं, ठीक है। तो देखो कस्टम को हिंदी में रूढ़ी कहते हैं
और यूसेज को हिंदी में प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो कस्टम एंड यूजेस को क्या परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, एनी रूल विच हैव बीन कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम has obtained the force of law among the Hindus in local area, tribe, community, group और family। ये क्या कह रहा है, कोई ऐसा रूल जो कि लंबे समय तक और यूनिफॉर्मली, मतलब कि कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है, एक कोई रूल है जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, जो कि लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं लंबे समय से, और वो फोर्स ऑफ लॉ उसको मिल चुका है। ठीक है, तो वो कस्टम और यूजेस कहलाएगा। इसका कुछ प्रोवाइजो है, क्या कहता है, द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज्ड बाय द पब्लिक पॉलिसी। क्या कह रहा है, जो रूल होगा वो सर्टेन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं वेग होगा, ऐसा कुछ नहीं कि वो ऊट पटांग कोई रूल है, नहीं, रूल जो होगा वो सर्टेन है। ठीक है, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और किसी पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। पहला प्रोवाइजो यही कह रहा है। दूसरा फर्दर प्रोवाइडेड क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। ये कह रहा है अगर कोई पर्टिकुलर रूल है जो कि किसी एक ही फैमिली के द्वारा फॉलो किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो वाला रूल अगर किसी फैमिली के द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो उसको कस्टम एंड यूजेस नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चला आ रहा है वो चलते ही आना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेकरिंग जो होता है ना कि कुछ समय 5 साल चला, फिर आने वाले लोग नहीं करे, फिर उसके बाद वाला पीढ़ी किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअसली होना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा कस्टम एंड यूजेस का डेफिनेशन। रूढ़ी और प्रथा हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भरण पोषण। ठीक है, भरण पोषण, इसको समझते हैं। देखो, हम जहां तक समझते हैं ना, मेंटेनेंस का बेस्ट डेफिनेशन सीआरपीसी में दिया गया है। वहां पे क्या कहता है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू या नेग्लेक्ट्स टू मेंटेन, जो भी है, 4 जो कंडीशन दिए गए हैं। ठीक है, माता पिता है या फिर वाइफ है या, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस डेफिनेशन को क्या किया है, क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि एक और ब्रॉड कंसेप्ट दिया गया है। क्या कहता है भरण पोषण में, इन ऑल केसेस प्रोविजंस ऑफ फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एडुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। यानी मेंटेनेंस सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है। ठीक है, इसमें फूड, क्लोथ, रेसिडेंस, एडुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट, ये सब चीज इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, एक तरह का इंक्लूसिव डेफिनेशन बता रहा है कि जो हमारा जो मेंटेनेंस है इसमें फूड, क्लोथ, रेसिडेंस, ठीक है, एडुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट, ये सब इंक्लूड होंगे। इन द केस ऑफ एन अनमैरिड डॉटर एल्सो, देखो यहाँ एल्सो को ना अंडरलाइन कर लेना, बोल रहा है कि अगर कोई अविवाहित बेटी है, ठीक है, डॉटर है, तो ये सब चीज तो तुमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, साथ ही साथ एल्सो द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ इंसिडेंट ऑफ हर मैरिज, यानी उसके विवाह के लिए जो भी रीजनेबल खर्चा पानी है वो भी उसका देना होगा। ठीक है, इसीलिए एल्सो शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगर कोई अविवाहित बेटी है तो ये सब चीज के साथ साथ आपको उसके शादी में कुछ रीजनेबल अमाउंट खर्चा का भी देना होगा। समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में क्लियर है कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट जो है हमारा डेफिनेशन वो है माइनर का। देखो मेंटेनेंस को और अच्छे से हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब सेक्शन 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी एक्ट में। ठीक है, वहां पे और भी इसका डेफिनेशन और भी कुछ केस लॉज, ये सब चीज कंप्लीट करेंगे। अब देखो हम लोग माइनर समझते हैं। माइनर कौन होते हैं, अब माइनर भी समझाना पड़ेगा। माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल से कम वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो माइनर कहलाएंगे। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट भी यही कहता है, अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नोन एज माइनर। ठीक है, तो माइनर जो है वो अपना 18 साल से अगर कोई कम का है तो वो माइनर कहलाएगा। तो ये 3 डेफिनेशन थे हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। अब सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 4 क्या बताता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट बताता है। ठीक है, क्या बात करता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ठीक है,
क्या कह रहा है, एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, कोई भी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन हो हिंदू लॉ का, या कोई कस्टम और यूजेस हो, क्या कोई कस्टम और यूजेस हो, कोई रूढ़ी या प्रथा हो, और एनी अदर लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द एनी प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट, और क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इस एक्ट के प्रोविजन का इनकंसिस्टेंट हो, परस्पर विरोधी हो, ठीक है, मतलब कि उल्टा बात करता है, ये एक्ट बोलता है आम है तो वो चीज बोल रहा है इमली है, ठीक है, उसी चीज को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, हिंदी में इसको परस्पर विरोधी कहते हैं। भाई ट्रांसलेशन बनाओगे तो समझ में आएगा भाई, लॉ का ट्रांसलेशन, तो हिंदी वर्ड भी एकदम पकड़ रखना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सेक्शन 4 समझो, ये कह रहा है कि इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, किस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से आने से पहले कोई भी टेक्स्ट हो, रूल हो, इंटरप्रिटेशन हो हिंदू लॉ का, या कोई कस्टम हो या यूजेस हो, या कोई भी ऐसा लॉ जो कि इससे इनकंसिस्टेंट हो इसके प्रोविजन से, वो सब सीज कर लिए जाएंगे, उस सबको सीज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी सेक्शन को सेक्शन नंबर 30 के साथ रीड विथ करो, ठीक है। ये बात करता है सेक्शन नंबर 13 सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स मतलब बचाव, यहां पे कुछ बचाव दिए गए हैं। क्यों बचाव का जिक्र आया, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो भी रूल, इंटरप्रिटेशन, लॉ वो थे, कस्टम, यूजेस, ये सब को खत्म कर दे रहा है, सीज कर दे रहा है, तभी बचाव आता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे रीड विथ इसको पढ़ेंगे। बचाव क्या कहता है कि नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी एडॉप्शन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, बचाव में क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 13 कि भाई देखो कि इस एक्ट से आने से पहले कोई भी एडॉप्शन हुआ होगा, ठीक है, तो वो एक्ट इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया क्या, बचाव क्या आ गया कि भाई देखो इस एक्ट 1956 में ये एक्ट आया, इससे पहले अगर कोई भी एडॉप्शन हुआ है तो उस एडॉप्शन पे इस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या कहता है, एंड द वैलिडिटी एंड द इफेक्ट ऑफ एनी सच एडॉप्शन शैल बी डिटरमाइंड एज इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, और अगर कोई भी बच्चा एडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो उसके वैलिडिटी और इफेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये माना जाएगा कि ये एक्ट कभी पास ही नहीं हुआ है, हैड नॉट बीन पास्ड, ठीक है, ये माना जाएगा कि ये एक्ट कोई कभी पास ही नहीं हुआ है। समझ में आया क्या कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट क्लियर करते चलो, आराम से कहानी की तरह सुनते जाओ, बेयर एक्ट हाथ में लो, पेंसिल हाथ में लो, ठीक है, 2x की स्पीड कर लेना तुम लोग आराम से, ठीक है, कहानी की तरह सुनो। हम 100% गारंटी लेते हैं कि भाई ये वीडियो देखने के बाद तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि कुछ समझ में नहीं आया, एक भी प्रोवाइजो होता है ना, वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये बस सुन लेना, ठीक है। तो सेक्शन 30 तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सेक्शन 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 बचाव करता है। क्या चीज से बचाव करता है, ये कहता है कि भाई कोई भी बच्चा अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले अडॉप्ट किया गया है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और ये माना जाएगा कि कभी ये एक्ट पास ही नहीं हुआ है उन लोगों के ऊपर, ठीक है। देखो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझो, ये एक्ट आया 1956 में, इसमें एज वेज डिफाइन कर दिया कि 15 साल का बच्चा होना चाहिए। इस एक्ट से आने से पहले अगर कोई 18 साल का, 20 साल का बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो क्या वो एक्ट बच्चा का क्या होगा फिर, इसीलिए ये सेविंग लेके आया, बोला कि भाई इस एक्ट के आने के बाद तो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर कुछ हो चुका है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। समझ में आ गया, चलो अब हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि बात करता है एडॉप्शन के बारे में। एडॉप्शन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। देखो आम बोलचाल भाषा में हम लोग एडॉप्शन का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है, मन में सोचो कि हम लोग क्या समझते हैं एडॉप्शन का मतलब, किसी को गोद लेना, ठीक है,
यानी किसी के माता पिता, हम लोग एकदम बेयर, तुम लोग अपना जो भी दिमाग लगा सको कि एडॉप्शन का मतलब क्या क्या हो सकता है। किसी को गोद ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसी के माता पिता नहीं है उसको अडॉप्ट कर लिए, तो जो भी चीज़ तुम लोग के माइंड में आ रहा होगा वो सभी चीज़ एडॉप्शन है। एडॉप्शन का मतलब बेयर अगर हम लोग मतलब समझे तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ पर्सन वेदर बॉय और गर्ल फ्रॉम अ फैमिली वेयर ही और सी इज बोर्न टू अनदर फैमिली। मतलब एक पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ पे जन्म लिया, इसको बस उठा के ये पेड़ यहाँ पे हम लोग रख दिए, ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसप्लांट किए यहाँ पे, तो यही है एडॉप्शन। यानी नेचुरल फैमिली जो उसका बर्थ दिया, जन्म दिया, उससे उठाकर उसके एडॉप्टिव फैमिली को हम लोग सौंप दिए, वही है हमारा एडॉप्शन। यही है बेयर कंसेप्ट कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, फ्रॉम अ फैमिली वेयर ही और सी इज बोर्न टू अनदर फैमिली, एक फैमिली से उठा के जहां से उसने जन्म लिया, यानी नेचुरल फैमिली से उठा के उसको एडॉप्टिव फैमिली में सौंप देना, ट्रांसप्लांट कर देना, वही है हमारा एडॉप्शन। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन प्रायर टू हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, कि एडॉप्शन का जो पोजीशन था वो इस एक्ट से आने से पहले क्या था, ये भी कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। Prior to passage of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, there was no clarity in the law governing adoption. ये हमारा जो एक्ट है, इस एक्ट के आने से पहले एडॉप्शन से रिलेटेड कोई भी क्लियरिटी नहीं था कि कैसे क्या एडॉप्शन करना है, क्या वैलिड रिक्विजिट होंगे, कंडीशन क्या होंगे, ठीक है, जैसे मन तैसे जो मन सो करता था वो होता था। लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एक प्रॉपर रूल्स था, एक प्रॉपर गाइडिंग फैक्टर था कि हाँ भाई जो है दीज आर दी वैलिड रिक्विजिट्स, कंडीशन, इंग्रेडिएंट्स, आपको इसको फुलफिल करना होगा फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में आप कुछ करते हैं तो दैट एडॉप्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड एडॉप्शन। तो ये कुछ एक सर्टेन रूल्स के साथ आया, एक फ्रेमवर्क के साथ आया कि हाँ दिस इज द प्रोसीजर टू अडॉप्ट समवन, ठीक है। देयर वेयर मेनी कस्टमरी लॉज ऑन द इशू, ओनली बॉयज कैन बी गिवन इन एडॉप्शन एंड नॉट गर्ल्स। मतलब कि देखो बहुत सारा कस्टमरी इशू हुआ करता था एडॉप्शन से रिलेटेड, और माना जाता ये क्या था कि पहले जो था वो सिर्फ लड़कों को ही एडॉप्ट किया जाता था, लड़कियों का एडॉप्शन का कोई कंसेप्ट नहीं था, यानी लड़कियों को गोद वोद नहीं लिया जाता था। देख लड़का लोग का डिमांड भाई बहुत ज़्यादा था शुरू से ही, ठीक है, तो वही एडॉप्शन में लड़का लोग को, लेकिन अब भाई लड़की भी लेता है, एकदम क्यूट, एकदम सही सही। चलो अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन आफ्टर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, की हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बाद आने के बाद क्या पोजीशन चेंज हुआ। तो द प्रेजेंट एक्ट ब्रिंग्स अबाउट रेडिकल चेंजेस इन लॉ ऑफ एडॉप्शन, इट ब्रिंग्स आउट द सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। तो देखो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बहुत सारे रेडिकल चेंज लेके आया कि हाँ भाई अब लड़की भी एडॉप्ट हो सकेगी, एज डिटरमाइन कर दिया कि कौन सा बच्चा एडॉप्ट किया जा सकता है, कितने बेज का है, एज डिटरमाइन किया गया कि अगर कोई मेल व्यक्ति फीमेल को अडॉप्ट करना चाहे तो क्या एज होगा। तो बहुत सारा रेडिकल चेंजेस लेके आया एडॉप्शन से रिलेटेड, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चलो यहाँ तक कंसेप्ट में आ गया, हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया हमारा। अब से हमारा जो सेक्शन 5 से स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर 2 एडॉप्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देखो सेक्शन 5 जो है वो एक तरह का जनरल रूल है, ठीक है, रूल्स बता रहा है कि भाई देखो क्या बोल रहा है, एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। क्या कह रहा है, एडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू अ हिंदू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट इन दिस चैप्टर, सेक्शन 6 टू लेके 17। क्या कह रहा है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट आने के बाद कोई भी एडॉप्शन अगर किसी भी हिंदू के द्वारा किया जा रहा है तो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो इस चैप्टर में जो सेक्शन 6 से लेकर 17 तक के प्रोविजन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग किसी बच्चे का एडॉप्शन होगा, इसके अलावा कोई भी प्रोविजन नहीं है।
यानी कभी भी होगा अगर कोई हिंदू एडॉप्ट करना चाहता है तो इन्हीं 6 से लेकर 17 तक के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही उसको करना होगा। अगर इन सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन में कोई बच्चा एडॉप्ट करता है, यानी इन सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन में इन सेक्शन को नेग्लेक्ट करके कोई बच्चा एडॉप्ट होता है तो वो एडॉप्शन वाइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है। A void adoption shall neither create a rights in the adoptive family nor destroy the rights of any person in the family of his or her birth। क्या कह रहा है कि अगर कोई void adoption है, ठीक है, कोई void adoption है तो वो किसी भी तरह का राइट क्रिएट नहीं करता है, चाहे वो राइट एडॉप्टिव फैमिली के ऊपर हो, चाहे वो जो फैमिली नेचुरल फैमिली है, नेचुरल जो उसको जन्म दिया है, जहां से वो जन्म लिया है, उस फैमिली के भी राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। कौन से एडॉप्शन? वॉइड एडॉप्शन। यानी वॉइड एडॉप्शन किसी भी तरह के राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, चाहे वो एडॉप्टिव फैमिली हो या नेचुरल फैमिली हो। सेक्शन 5 समझ में आ गया। सेक्शन 5 एक तरह का जनरल रूल बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि भाई देखो, ये एक्ट जो है कमेंसमेंट होने के बाद जो भी एडॉप्शन होगा हिंदू में, वो सेक्शन 6 से लेकर 17 तक के इसी चैप्टर में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर तुम लोग ज़्यादा तेज बने और इसके अलावा कुछ किए तो वो एडॉप्शन क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। और जब वाइड माना जाएगा तो वो किसी भी तरह का राइट ही नहीं क्रिएट करेगा, चाहे वो एडॉप्टिव फैमिली पे हो या नेचुरल फैमिली पे हो जहां वो जन्म लिया है। समझ में आ गया? चलो, सेक्शन 5 क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 बात करता है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, मतलब कि एक वैलिड अडॉप्शन के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या हम लोग को फुलफिल करना होगा अगर हम लोग को एडॉप्शन करना है किसी का तो। ठीक है। सॉरी। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। जो हमारा सेक्शन 6 है वो कुछ हम लोग को फॉलोइंग एसेंशियल्स बताता है कि एक वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स है, क्या क्या जरूरतें हैं। पहला बोलता है पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। पहला बात कर रहा है कि जो व्यक्ति एडॉप्शन कर रहा है, जो व्यक्ति एडॉप्शन कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए एडॉप्ट करने का, साथ ही साथ ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन, उसका राइट होना चाहिए एडॉप्शन में। अब इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे कि कब एक मेल का कैपेसिटी होता है एडॉप्ट करने का और कब एक फीमेल का कैपेसिटी होता है एडॉप्शन के लिए। तो देखो, जब मेल का आएगा वो सेक्शन 7 से डील होगा, जब फीमेल का आएगा कैपेसिटी के बारे में तो वो सेक्शन 8 से डील होगा। ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति एडॉप्ट करना चाह रहा है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए, साथ ही साथ राइट होना चाहिए एडॉप्शन का। अब कैपेसिटी ऑफ मेल सेक्शन 7 में और कैपेसिटी ऑफ फीमेल सेक्शन 8 में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति एडॉप्शन दे रहा है, यानी कोई बच्चा एडॉप्ट जो है वो दे रहा है एडॉप्शन के लिए, उसके पास भी कैपेसिटी होना चाहिए उस बच्चे को देने का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी का माई बाप है ये नहीं है और किसी एक्स नाम का बच्चा को बोल रहे हैं हाँ हाँ ले जाइए ना मेरे से, एडॉप्ट कर लीजिए इसको, तो अरे भाई मेरे पास तो कैपेसिटी ही नहीं है, हम उसका ना नेचुरल बर्थ है, ना केयर टेकर है, ना गार्जियन है, कुछ है ये नहीं है, ऐसा ही दे दें। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि भाई लेने वाला का भी कैपेसिटी होना चाहिए, साथ ही साथ देने वाला का भी कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, कि एडॉप्शन में दे रहे हैं तो आपका भी कैपेसिटी होना चाहिए। तो सेक्शन 9 इससे रिलेटेड है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। फिर आता है द पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, यानी जिस बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं वो भी तो एडॉप्शन के कैपेबल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी एडॉप्ट कर लिए, यानी राहुल गांधी को हमको एडॉप्ट करना है तो बोले कि भाई बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, क्या एडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाए। अरे ठीक है, मतलब कि देखो, ऐसा नहीं कि हम ही हैं तो हम, मेरा एज जो है मेजर से ज़्यादा है।
ठीक है, तो फिर हम ही को अडॉप्ट कर ले, ऐसा नहीं, एक कैपेबल बच्चा होना चाहिए जिसको अडॉप्ट किया जा सके। इससे रिलेटेड हम लोग सेक्शन 10 में इसको पढ़ेंगे कि कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति जो है कैपेबल है जिसको अडॉप्शन के लिए। बात करता है कंप्लायंस ऑफ अदर कंडीशन मेंशन्ड इन दिस चैप्टर सेक्शन 11। ठीक है, और भी कुछ अदर कंडीशंस हैं जो कि इस चैप्टर के सेक्शन 11 में दिए गए हैं, उसको भी फुलफिल करना होगा फॉर द वैलिड एडॉप्शन। तो देयर आर दी 4 मेजर स्टेप, 4 मेजर कैटेगरीज, 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन। पहला, जो पर्सन एडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए, राइट होना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति एडॉप्शन के लिए दे रहा है उसका भी कैपेसिटी होना चाहिए। तीसरा, जो बच्चा एडॉप्ट किया जा रहा है वो एडॉप्शन के लायक होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। और चौथा, अदर जो रेक्विजिट कंडीशन है मेंशन्ड है सेक्शन 11 में वो भी फुलफिल होना चाहिए। तो मेजरली हम लोग सेक्शन 7, 8, 9, 10 और 11 में यही सी चीज पढ़ेंगे कि कब एक मेल का कैपेसिटी होता है एडॉप्शन के लिए, कब एक फीमेल का कैपेसिटी होता है एडॉप्शन के लिए, कौन जो व्यक्ति है जो बच्चे दे सकते हैं एडॉप्शन के लिए सेक्शन 9 में, कौन बच्चा एडॉप्ट किया जा सकता है सेक्शन 10 में, और अदर कंडीशन क्या है हमारे एडॉप्शन के लिए वो सेक्शन 11 में। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में, यानी कि कब एक मेल का कैपेसिटी है एडॉप्शन के लिए। तो बोलता है एनी हिंदू मेल, ठीक है, एनी मेल हिंदू, चाहे वो मेजर हो और साउंड माइंड हो, यानी मेजर मतलब एबव 18 हो और साउंड माइंड हो, हैज द कैपेसिटी टू टेक सन और अ डॉटर इन एडॉप्शन। तो कोई भी हिंदू इंसान जो कि मेजर हो और साउंड माइंड हो तो उसके पास कैपेसिटी होता है किसी भी लड़के या लड़की को एडॉप्ट कर सकता है। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये कहता है कि इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, यानी अगर उसकी कोई वाइफ है वो जिंदा है, ठीक है, यानी क्या बात कर रहा है कि अगर वो हिंदू व्यक्ति है, वो शादीशुदा है और उसकी वाइफ है, तो भाई एडॉप्शन से पहले उसको उसका कंसेंट लेना होगा कि देखो एक बच्चा गोद ले ले क्या, तो वो बोलेगी कि हाँ ले लीजिए, तो तुम लोग को उसका कंसेंट लेना होगा, वाइफ है तो उसका कंसेंट लेना होगा। और कब वाइफ का कंसेंट जरूरी नहीं होगा, ठीक है, तब उसके बारे में भी बताया गया है कि कब वाइफ का कंसेंट जरूरी नहीं होगा। इफ द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, यानी वो त्याग दी है, मतलब कि हर्मिट बन गई है, साधु संत बन गई है, बोली कि अब तो हमको ये सब मुंह माया से मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं आपको छोड़ के, अब जो करना है आप कीजिए, ठीक है। तो ऐसा जब वो कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस्ड कर ली है, वर्ल्ड से त्याग कर दी है, ठीक है, तब उसका कंसेंट का जरूरत नहीं है। दूसरा, इफ सी हैज सीजेस टू बी हिंदू, यानी हिंदू धर्म से वो दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गई है, मुस्लिम धर्म अपना ली या क्रिश्चियन अपना ली, पारसी में चली गई, तब उसका कंसेंट का जरूरी नहीं है। तीसरा, अगर उसको अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर्ड बाय द ये कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो भी आपको वाइफ का जो है कंसेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही था सेक्शन 7 हमारा। सेक्शन 7 क्या कहता है कि कोई भी हिंदू जो कि मेजर है, साउंड माइंड है, तो वो एडॉप्ट कर सकता है किसी भी लड़का या लड़की को। इसका प्रोवाइजो कहता है कि अगर वो व्यक्ति शादीशुदा है, ठीक है, तो उसको जो है एडॉप्शन से पहले उसका वाइफ का कंसेंट लेना पड़ेगा। ये एक्ट हमें बताता है कि कब उसको वाइफ का उसका कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा। पहला, जब वो रिनाउंस्ड कर दी हो पूरे वर्ल्ड को। दूसरा, वो सीजेस टू बी हिंदू, यानी हिंदू धर्म त्याग कर दी हो, ठीक है। और तीसरा, अनसाउंड माइंड, पागल हो गई हो, डिक्लेयर्ड बाय, और पागल कौन उसको डिक्लेयर किया, कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दिया कि अरे भाई तो पागल हो गई, तब वाइफ का कंसेंट का जरूरत नहीं है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर भाई जो अगर वो हिंदू हस्बैंड है, उसका एक से ज़्यादा वाइफ है, ठीक है, एक से ज़्यादा वाइफ है और साथ सब लोग जिंदा है, लिविंग है कंडीशन में है, तब द कंसेंट ऑफ ऑल दी वाइफ्स इज नेसेसरी, तब उसको सभी वाइफ से कंसेंट लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू है, उसका 2 वाइफ है, ठीक है, तो बच्चा को एडॉप्ट करने से पहले उन दोनों वाइफ से उसको कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कंसेंट कब जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वही तीनों रीजन कि भाई अगर उनमें से कोई एक वाइफ जो है वो अनसाउंड माइंड है,
ठीक है, या फिर रिनाउंस्ड कर दी है वर्ल्ड को, या फिर सीजेस टू बी हिंदू, हिंदू धर्म छोड़ दिया है, तब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा कंसेंट का। चलो पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, the consent of all the wives is necessary unless the consent of any of the wife is unnecessary for any of the reason specified in preceding proviso। जो भी इसके नीचे प्रोवाइजो था हम लोग अभी देखे तीनों के, अनसाउंड माइंड वाला, रिनाउंस्ड वाला, सीजेस टू बी हिंदू, तो अगर किसी में भी फॉल करती है तो वहां पे उसका कंसेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया क्या कि कैपेसिटी ऑफ मेल। चलो अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। कब एक महिला हिंदू जो है वो एडॉप्शन कर सकती है, कौन वो महिला कर सकती है? तो कहता है कि एनी फीमेल हिंदू, कोई भी फीमेल हिंदू है, ठीक है, वो जो मेजर हो और साउंड माइंड हो, तो वो किसी भी लड़का या लड़की को एडॉप्ट कर सकती है। प्रोवाइजो इसका सेम यही बात करता है कि अगर उस लड़की का कोई हस्बैंड है, यानी वो लड़की शादीशुदा है, तो एडॉप्शन से पहले उसके हस्बैंड का कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, कब हस्बैंड का कंसेंट जरूरी नहीं होगा? वही 3 कंडीशन। अगर उसका जो हस्बैंड है वो कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड हो चुका है वर्ल्ड से, कि त्याग दिया है, बोला कि अब तुमको जो करना है करो, हम तो चले बाबा बनने के लिए, हम तो प्रेमानंद बाबा का वीडियो देख लिए हैं, हम तो भाई अब सत्संग करेंगे, हम अभी सब मुंह माया छोड़ दिए, तब जब वो कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड हो गया वर्ल्ड से, तब हस्बैंड का कंसेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। या अगर हस्बैंड हिंदू धर्म को छोड़ के कोई और धर्म अपना लिया हो, सीजेस टू बी हिंदू, तो भी उसका कंसेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, यानी उसको कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है पागल घोषित कर दिया कि अरे भाई तो पागल है, तब भी उसका कंसेंट का जरूरत नहीं होगा। तो सेक्शन 8 में सेम वही चीज़ दिया गया था कि कब एक फीमेल का कैपेसिटी होता है, कौन सी फीमेल एडॉप्ट कर सकती है हिंदू लॉ में। तो बोलता है कोई भी महिला एडॉप्ट कर सकती है किसी भी बच्चे, लड़का या लड़की को, लेकिन क्या कंडीशन है? वो साउंड माइंड होनी चाहिए और मेजर होनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। प्रोवाइजो इसका कहता है कि अगर उस लड़की का कोई हस्बैंड है, जिंदा है, ठीक है, शादीशुदा है वो, तो बिफोर टेकिंग एडॉप्शन उसको अपने हस्बैंड का कंसेंट लेना होगा। सी और क्या बात करता है कि कब जो कंसेंट है हस्बैंड का वो जरूरी नहीं होगा, तो वही 3 कंडीशन, या तो वो जो हस्बैंड है वो रिनाउंस्ड कर दिया हो वर्ल्ड को, या सीजेस टू बी हिंदू, हिंदू धर्म का त्याग कर दिया हो, या अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो किसी भी कॉम्पिटेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तब उसको एडॉप्शन का कंसेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा वो वैसी महिला को। अब देखो सेक्शन 9 क्या बात करता है, कौन से व्यक्ति एडॉप्शन के लिए कैपेबल होंगे, कौन से व्यक्ति एडॉप्शन दे सकते हैं। पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, कौन से व्यक्ति एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं? तो पहला, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति एडॉप्शन के लिए नहीं दे सकता है एक्सेप्ट द फादर, द मदर और द गार्जियन, यानी माता, पिता और उसके गार्जियन के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। The father, mother or guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption। ठीक है, यानी फादर, मदर और गार्जियन के पास ही राइट है किसी भी बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एडॉप्शन में नहीं दे सकता है। सब क्लोज 2 कहता है फादर और मदर सेल हैव इक्वल राइट्स टू गिव अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन। ये बात कर रहा है इक्वल राइट्स, यानी ऐसा नहीं है कि फादर के पास ज्यादा राइट्स है, मदर के पास कम राइट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फादर और मदर के पास इक्वल राइट्स है एडॉप्शन में देने के लिए। इसका कुछ प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये कहता है टू गिव अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन कंसेंट ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड अनलेस वन ऑफ देम हैज। ठीक है, अगर किसी बच्चे को, किसी लड़का या लड़की को एडॉप्शन में देना है, किसी को आप दे रहे हैं, किसी को आप मतलब कि एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं, तो दोनों हस्बैंड और वाइफ का जो कंसेंट है वो दोनों का जरूरी है। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम्पल से समझो, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरी वाइफ है, और हम लोग अपने बच्चे को किसी को देना चाहते हैं कि भाई मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है इसके लालन पालन के लिए, आप रख लीजिए इसको। तो मेरा कंसेंट और मेरी वाइफ का, दोनों का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा, जरूरत होगा। ठीक है, लेकिन कब जरूरत नहीं पड़ेगा? हम लोग दोनों में से किसी एक का कंसेंट, पहला, या तो मेरी वाइफ फाइनली रिनाउंस कर दी हो वर्ल्ड से,
ठीक है, सीजेस टू बी हिंदू, यानी वो हिंदू से कोई और धर्म अपना लेगी, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाए उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ऐसा कभी ना हो भाई मेरी वाइफ के साथ, फ्यूचर वाइफ के साथ। लेकिन अगर ये तीनों कैटेगरीज में किसी में भी फॉल करती है तो उसका कंसेंट का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। इन फ्यूचर सोचा जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। इसका सब क्लॉज 4 बात करता है गार्जियन के बारे में। बोलता है द गार्जियन कैन मे गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी गार्जियन जो है तभी किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं जब उनके पास प्रीवियस परमिशन हो कोर्ट के, ठीक है। बिना कोर्ट के परमिशन के वो किसी भी बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। अब किसको दे सकते हैं? टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को एडॉप्शन में दे सकते हैं, और द गार्जियन हिमसेल्फ, और अपने आप को भी दे सकते हैं कि हम अपने आप के नाम पे भी बच्चे का डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब कब दे सकते हैं? बोलता है कि दी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इफ दी बोथ पेरेंट्स, ठीक है, अगर बोथ पेरेंट्स मर चुके हैं, जो उस बच्चे के बोथ पेरेंट्स जो है मदर और फादर वो नहीं रहे, मर चुके हैं, या फिर बोथ हैव कंप्लीटली और फाइनेंशियली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, दोनों जो है हर्मिट बन गए हैं, दोनों वर्ल्ड का त्याग कर दिया है, बोला कि अब हमको नहीं रखना है, कुछ मोह माया, हम लोग सब इससे परे हैं, ठीक है। तो या हैव अबंडेंड द चाइल्ड, यानी बच्चे का त्याग कर दिए हैं, ठीक है, छोड़ दिए हैं उसको। चौथा, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी उनको पागल घोषित कर दिया गया हो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। और चौथा, वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, यानी कौन उसके माता पिता हैं इसका पता ही नहीं है, पेरेंटेज का पता ही नहीं है। तो इन पांचों कंडीशन में गार्जियन के पास ये पावर होता है कि किसी भी बच्चे को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, या तो खुद को भी दे सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। गार्जियन कब दे सकते हैं? उनको पहले तो परमिशन लेना होगा कोर्ट का, और किसको दे सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, या तो गार्जियन खुद हिमसेल्फ अपने आप को भी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? कंडीशन क्या है? ये 5 कंडीशन है, या तो उसके माता पिता मर गए हों, या रिनाउंस्ड हो चुके हों, या एबेंडेंट बच्चे का त्याग कर चुके हैं, या दोनों माता पिता पगला गए हों, अनसाउंड माइंड हो डिक्लेयर कर दिया गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, या जो पेरेंटेज है उस चाइल्ड का वो नॉट नोन है, यानी जानकारी नहीं है कि वो बच्चा किसका है। तो इन सब कंडीशन में गार्जियन जो है वो दे सकते हैं। चलो, इसका सब क्लॉज 5 ये कहता है द कोर्ट बिफोर द ग्रांटिंग परमिशन टू गार्जियन विल टेक इनटू कंसिडरेशन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी कोर्ट यहाँ पे जो ये कोर्ट को यहाँ पे बोला गया है कि भाई देखो, आप किसी भी गार्जियन को परमिशन देने से पहले आप ये देखना कि बच्चे का वेलफेयर जो है वो पारामाउंट है, यानी बच्चे का वेलफेयर जो है ये मेन कंसिडरेशन है कि हाँ भाई बच्चे का वेलफेयर ग्रोथ को देखते हुए कोर्ट परमिशन दे। एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ दिए गए हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में द एक्सप्रेशन फादर और मदर डू नॉट इंक्लूड एडॉप्टिव फादर और एन एडॉप्टिव मदर, यानी इस जो हम लोग अभी सेक्शन पढ़े, सेक्शन नंबर 5, इसमें जो फादर और मदर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर नहीं आते हैं। गार्जियन का मतलब भी इसमें बताया गया है। बोलता है गार्जियन मीन्स एनी पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द चाइल्ड ऑफ ए पर्सन, सॉरी, हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ ए चाइल्ड और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। गार्जियन का मतलब क्या हुआ? गार्जियन का मतलब कोई भी बच्चे का या उसके संपत्ति का देखभाल करने वाला व्यक्ति गार्जियन कहलाएगा। अब वो गार्जियन किसके द्वारा अपॉइंट किया गया हो, या तो उसके माता पिता के विल के द्वारा, चाइल्ड के फादर या मदर के विल के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, या फिर गार्जियन जो है कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ है नहीं भाई, एक बार रीड कर लेना, एक बार तुम लोग को बता दिया, अब एक बार पढ़ लियो खुद से। अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 10 के पे। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? पर्सन हु मे बी एडॉप्टेड, किस व्यक्ति को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सा बच्चा को एडॉप्ट कर सकते हैं? किसी को भी कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है।
बोलता है नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। बोलता है कि कोई पर्सन उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, कैपेबल नहीं है, अनटिल अनलेस दीज फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। अगर ये कंडीशन अगर जब तक फुलफिल्ड नहीं होता, किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्या है ये कंडीशन? पहला, चाहे वो लड़का या लड़की, ही और सी क्या होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। वो लोग हिंदू होना चाहिए, तभी अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, वो लड़का और लड़की हैज नॉट बीन ऑलरेडी अडॉप्टेड, यानी ऐसा नहीं है कि वो पहले से अडॉप्शन है, अडॉप्टेड है, उसको फिर से अडॉप्ट कर लिए, यानी री अडॉप्शन का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है भाई। ठीक है, पहले से वो अडॉप्टेड नहीं होने चाहिए, एकदम पहला अडॉप्शन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? वो बच्चे जो है हिंदू, सॉरी लड़का है चाहे लड़की है, वो हिंदू होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि भाई पहले से वो बच्चे अडॉप्टेड ना हो। तीसरा, ही और सी हैज नॉट बीन मैरिड, यानी मैरिड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है, ठीक है, ये अभी बात करेंगे। और चौथा, ही और सी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 साल। ठीक है, तो वैलिड कंडीशन क्या क्या है, कौन से बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? पहला तो वो हिंदू होने चाहिए। दूसरा कि फ्रेश अडॉप्शन होना चाहिए, री अडॉप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि सेम बच्चे को जो है अडॉप्ट किए हैं वो ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैरिड नहीं होना चाहिए। चौथा, 15 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तो ठीक है, हिंदू होने चाहिए और री अडॉप्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका कुछ एक्सेप्शन है। बोलता है कि अगर कोई शादीशुदा है और या तो 15 साल से ऊपर हैं तो इनका भी एडॉप्शन हो सकता है, लेकिन कब? देखो जनरल रूल तो यही कहता है कि शादीशुदा और 15 साल के ऊपर बच्चे का एडॉप्शन नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर कोई कस्टम और यूजेस जो कि उस बच्चे पे एप्लीकेबल है वो अलाउ करते हैं कि हाँ भाई शादीशुदा बच्चे का भी एडॉप्शन हो सकता है या फिर 15 साल से ऊपर के भी हो सकता है, तो फिर आप उस तरह के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन एज ए जनरल रूल आप किसी शादीशुदा या फिर के 15 साल के ऊपर के बच्चे का एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनरल एक्सेप्शन क्या कहता है कि भाई किसी का कस्टम, रूढ़ी या प्रथा, ठीक है, जो भी उस बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल है वो उसको अलाउ कर रहा है, ठीक है, परमिट कर रहा है कि हाँ भाई उसके ऊपर का भी गार्जियन अडॉप्ट कर सकता है, तो वो एडॉप्शन हो सकता है। समझ में आ गया? अब चलो सेक्शन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 11 बात करता है अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। हम लोग यहाँ तक सेक्शन 10 तक देख चुके थे। सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है कि और क्या क्या कंडीशन है वैलिड अडॉप्शन के लिए। सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट इन अ वैलिड अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। क्या बोल रहा है कि सेक्शन 11 जो बात करता है कि एक वैलिड अडॉप्शन के लिए ये सब जो नीचे दिए गए हैं जो रेक्विजिट्स हैं, जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मस्ट बी फॉलोड, ये जरूर फॉलोड होने चाहिए। अब देखो पहला इसका क्लॉज जो है वो एडॉप्शन ऑफ ए सन से रिलेटेड है। किसी अगर लड़के को एडॉप्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या बात कर रहा है कि एडॉप्टिव पेरेंट मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन। बोल रहा है कि जो भी बच्चा गोद ले रहे हैं, जो भी बच्चे को गोद ले रहे हैं, वैसे गार्जियन का पहले से कोई लड़का नहीं होना चाहिए, पहले से कोई पोता नहीं होना चाहिए, पहले से कोई पर पोता नहीं होना चाहिए, यानी हिंदू सन नहीं होना चाहिए, ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए, ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लेजिटमेट ब्लड रिलेशनशिप से है या फिर एडॉप्शन से, किसी भी तरह से ये हिंदू बेटा, पोता, परपोता ये नहीं होना चाहिए लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। यानी एडॉप्शन के समय में अगर ये तीनों में से कोई है, एक है, चाहे वो लेजिटमेट ब्लड से हो या फिर एडॉप्शन का हो, तब आप नहीं एडॉप्ट कर सकते हैं किसी लड़के को। समझ में आया क्या? यहाँ पे कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर हुआ कि नहीं? कि कोई भी एडॉप्टिव पेरेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, उसका पहले से कोई बेटा है, ठीक है, या फिर कोई पोता है या फिर परपोता है। अब कोई जरूरी नहीं है वो लेजिटमेट बच्चा ही हो, इलेजिटमेट भी हो सकता है, और या तो एडॉप्शन का भी बच्चा हो सकता है। अगर ये तीनों में से कोई है तो भाई एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन वो जिंदा है,
तो भाई आप किसी लड़के का एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल से समझो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उसका एक बेटा है पहले से राहुल। अब राहुल जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। तो कैन दे अडॉप्ट अ सन? क्या वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? तो यस, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि हिंदू का एडॉप्शन हम लोग कर सकते हैं। अब वो कन्वर्ट हो चुका है, अब वो हिंदू रहा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एडॉप्शन हो सकता है। अगर वो इलेजिटमेट है तो क्या हम लोग एडॉप्शन कर सकते हैं? तो यस, हम लोग कर सकते हैं। चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइड और वॉइडेबल मैरिज, ठीक है, अगर वाइड या वॉइडेबल मैरिज से कोई बच्चा पैदा हो हस्बैंड और वाइफ का, तो क्या हम लोग एडॉप्शन कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा 16 था, सेक्शन 16 ऑफ मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो क्या कहता है कि अगर चाहे लेजिटमेट आपका वाइड या वैलिड दोनों में से किसी में से भी कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा लेजिटमेट ही माना जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप नहीं कर सकते हैं। स्टेप सन है तो स्टेप सन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताया गया, तो आप अगर है तो आप कर सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं। तो दीज आर दी कुछ कोर कंसेप्ट था। ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। अगर कोई बच्चा इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है अगर, तो आप एडॉप्शन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। इलेजिटमेट बच्चा है तो कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज से है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो बच्चा लेजिटमेट कहलाएगा। स्टेप्सन है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्टेप्सन से रिलेटेड कोई बात हम लोग को नहीं किया गया है। अब एडॉप्शन ऑफ ए डॉटर से रिलेटेड इसका दूसरा पार्ट जो है वो बात करता है एडॉप्शन ऑफ डॉटर से रिलेटेड। तो ये बात करता है कि कोई भी माता पिता, एडॉप्टिव फादर और मदर मस्ट नॉट हैव अ हिंदू डॉटर, सन्स डॉटर, ठीक है, वेदर बाय लेजिटमेट ब्लड रिलेशन और बाय एडॉप्शन, ठीक है। चाहे वो लेजिटमेट ब्लड रिलेशन से या एडॉप्शन से कोई भी अगर हिंदू डॉटर है या उसके बेटी की कोई बेटी है तो एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हस्बैंड और वाइफ हैं और मेरा बेटा का एक बेटी है, ठीक है, तो हम अगर एडॉप्शन करना चाहें तो एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। चाहे वो लड़की लेजिटमेट ब्लड रिलेशन से हो या चाहे वो लड़की एडॉप्शन से हो, हम फिर भी उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा चौथा जो है एज के बारे में बात करता है। ये बात करता है अगर कोई मेल, ठीक है, कोई पुरुष व्यक्ति किसी महिला फीमेल बच्चा को एडॉप्ट करना चाहती है और अगर कोई फीमेल जो है किसी लड़का को एडॉप्ट करना चाहती है, मेल बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती है, तो इन दोनों के अपोजिट जो रिलेशन होगा, अपोजिट जो जेंडर होगा, उनमें एडॉप्शन के लिए एडॉप्टिव पर्सन मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन बीइंग एडॉप्टेड, यानी जिसका एडॉप्शन कर रहे हैं उससे 21 साल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 1 साल का बच्चा को एडॉप्ट करना चाह रहा है तो अगर कोई भाई उसका एज जो है, जो एडॉप्टिव पेरेंट्स, उसका एज कितना होना चाहिए? कम से कम 22 साल होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट जेंडर में अगर किसी को एडॉप्शन करना है, अगर कोई मेल फीमेल का करना चाहता है और अगर कोई फीमेल मेल का करना चाहती है, तो उन दोनों के बीच में जो एज का गैप होना चाहिए वो 21 साल का होना चाहिए। समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? चलो अब इसका जो 5 है वो बात करता है सेम चाइल्ड। बोलता है कि सेम चाइल्ड मे नॉट बी एडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही समय पे, मतलब एक ही बच्चे को एक ही समय पे एक से ज़्यादा आदमी नहीं एडॉप्ट कर सकता है कि नहीं नहीं हम करेंगे, हम भी कर लेते हैं, हम भी तुम भी कर लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रसाद थोड़ी है जो थोड़ा थोड़ा समय बांट दो कि एक समय पे एक ही, ठीक है, एक ही बच्चे को साइमल्टेनियसली 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एडॉप्ट नहीं कर सकते। छठा बोलता है एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग इन एडॉप्शन, ठीक है। क्या बात करता है? एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग इन एडॉप्शन। बोलता है कि
एडॉप्शन में एक्चुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये बच्चा सुंदर लग रहा है ले जाओ, फिर बाद में बोल रहा है अरे भाई वापस कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा, प्रॉपर कागज तैयार होगा, ठीक है, एक्चुअल गिव एंड टेक होना चाहिए, यानी उस व्यक्ति को जो दे रहा है उसका भी मन होना चाहिए, जो ले रहा है उसका भी लेने का मन नहीं। मजाक में कुछ नहीं होना चाहिए, मजाक में तो नहीं हो सकता है। एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ एडॉप्शन, चाइल्ड टू बी एडॉप्टेड मस्ट एक्चुअली बीन गिवन एंड टेकन इन एडॉप्शन, मतलब एक्चुअल होना चाहिए। एक्चुअल मतलब नेचुरल फैमिली जहाँ पे उस बच्चे का बर्थ हुआ, जहाँ उसका जन्म हुआ, उससे ट्रांसफर करना चाहिए, गिव देना चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए एडॉप्टेड फैमिली में एक्चुअली, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, ठीक है। इन द केस मान के चलो किसी बच्चे को अबेंडेंट कर दिया गया है या फिर पेरेंटेज इज नॉट नोन, ठीक है, तो जहाँ पे वो जन्म लिया, जहाँ पे वो पैदा लिया, ठीक है, और वेयर इट इज हैज बीन ब्रॉट अप, ठीक है, वहां से एडॉप्टेड फैमिली में, यानी नेचुरल फैमिली जो कि उसको जन्म दिए, उसको बर्थ दिए, उसको पैदा किए, वहां से लेके उसके एडॉप्टिव फैमिली को एक्चुअली ट्रांसफर करना ही मोटो होना चाहिए, मजाक में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी माना जाएगा वैलिड है हमारा जो एडॉप्शन, अदरवाइज दैट एडॉप्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड एडॉप्शन। अब कुछ केस है, इसमें केस है LS कोठारी वर्सेस SR कुमार 1961 सुप्रीम कोर्ट, जोगेंद्र माझी वर्सेस बल्लेर सिंह 2007। इसमें कहा गया सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग चाइल्ड इज एसेंशियल फॉर वैलिड एडॉप्शन। क्या बोल रहा है कि जो भी सेरेमनीज होंगे बच्चे को लेने और देने में, वो एक एसेंशियल है फॉर द वैलिड एडॉप्शन के लिए। इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये कहता है परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता हुमम shall not be essential for valid adoption। देखो पहले क्या था कि एक दत्ता हुमेन का नाम का कंसेप्ट था। पहले क्या होता, दत्ता हुमेन क्या होता है ना कि भाई कोई आग जला, अरे हवन करते हैं ना हम लोग हिंदू में, हवन पूजा होता है ना, घी डाल के एकदम लकड़ी स्वाहा स्वाहा चलता है, वही दत्ता हुमेन था। इट इज अ सेरेमनी रिलेटिंग टू सेक्रीफाइस द बर्निंग ऑफ ए क्लेरिफाइड बटर, ठीक है, वही घी आग में डालने वाला स्वाहा स्वाहा वाला। तो दत्ता हुमेन का जरूरत अब नहीं है, प्रोवाइजो यही कहता है परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता हुमेन शैल नॉट बी एसेंशियल फॉर द वैलिड अडॉप्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन 2-3 जगह हम देखे हैं भाई प्री वाले एग्जाम में, तो थोड़ा इसको मार्क कर लेना दत्ता हुमम को कि अब ये जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड केस लॉ अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, नोट कर लो एक जगह कि कोई हिंदू वुमेन है, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड हो, चाहे वो विधवा हो, डाइवोर्सडी हो, ठीक है, हुज मैरिज हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड, उसका जो विवाह है वो अभी समाप्त हो चुका है, हुज मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड, उसका विवाह समाप्त हो चुका, अनचेस्ट महिला हो, अपवित्र महिला हो, ये सब महिला के पास कैपेसिटी है कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेस्ट महिला ही अडॉप्ट कर सकती है जिसका चरित्र ठीक है, या फिर ऐसा कुछ नहीं। अनचेस्ट महिला है, चाहे उसका अगर शादी डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है, या डाइवोर्सडी हो, विडो है, विधवा है, चाहे वो शादीशुदा है, अविवाहित है, ये सब महिला के पास कैपेसिटी है अडॉप्शन का। समझ में आया क्या? चलो अब एक केस है यहाँ पे सीताबाई वर्सेस रामचंद्र 1970 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई विडो महिला, ठीक है, विधवा महिला किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है, ठीक है, विल बी डीम्ड टू बी अ चाइल्ड नॉट ओनली द विडो बट ऑल्सो टू द डिसीज हस्बैंड ऑफ द विडो। तो वो जो अडॉप्टेड बच्चा होगा वो माना जाएगा कि ये वो बच्चा जो है सिर्फ इस महिला का बच्चा नहीं है, विधवा का बच्चा नहीं है, उसके जो मरे हुए पति हैं उसका भी बच्चा है, उसका भी बच्चा है। समझ में आया? अगर फॉर एग्जांपल हम विधवा हैं और हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिए तो मेरा जो हस्बैंड होगा, ठीक है, तो उसका पिता का दर्जा उसको मिलेगा। समझ में आया क्या? A child adopted by widow will be deemed to be a child, not only the widow but also deceased husband of the widow। समझ में आया? चलो अब सेक्शन 12 इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन की एडॉप्शन के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला, एडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी चाइल्ड ऑफ हिज एडॉप्टेड पेरेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, यानी एडॉप्शन जिस डेट पे एडॉप्शन हो गया उसके बाद एडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो
माना जाएगा कि एडॉप्टेड पेरेंट्स का बच्चा है, ठीक है। यानी अब उसका नेचुरल जो फैमिली है वो वाला कंसेप्ट खत्म। उस दिन से भाई हम तुमको पिताजी बोलेंगे, तुम हमको माताजी बोलना, तुम्हारा पहले वाला कंसेप्ट खत्म कि तुम उसको बोलो, ठीक है। अब हम ही हैं तुम्हारे कर्ता धर्ता, हम ही हैं तुम्हारे माई बाप, ठीक है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be served and replaced by those created by the adoption in the adopted family। यानी एडॉप्शन के डेट से जो भी उसका बच्चे का रिलेशन था, टाइज था उसके नेचुरल बर्थ फैमिली से, जहां पे उसका जन्म हुआ, सारे टाइट सर्व्ड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे। किसके द्वारा? एडॉप्टेड फैमिली के द्वारा। यानी जो एडॉप्टेड फैमिली में जो माँ होगी उसको माँ बोलेगा, जो पिता होंगे उसको पिता बोलेगा, ठीक है। भाई होंगे तो भाई बोलेगा। तो मतलब कि फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन ये कंसेप्ट उसका चेंज हो जाएगा कि नेचुरल फैमिली से कोई भी उसका टाइज नहीं रहेगा, ठीक है, सर्व्ड हो जाएगा, और एडॉप्टेड फैमिली ही उसके अब नेचुरल फैमिली की तरह रहेंगे। अब इसका एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो एक तरह का लिमिटेशन के बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल हम दो भाई बहन हैं, ठीक है, हम एक हैं और मेरी एक बहन है। तो क्या भाई बहन हिंदू में शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, हमको क्या किए कि किसी और को दे दिए। तो अब हम अपनी बहन से तो यहाँ पे शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम दोनों भाई बहन थे। तो एडॉप्शन के बाद क्या हम लोग दोनों शादी कर सकते हैं भाई बहन? तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका प्रोवाइजो नंबर 1 लिमिटेशन के बारे में बात करता है। द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन हु ही और सी could not have married if she has continued in family of his or her birth। ठीक है, कि उस बच्चे से उससे हम शादी नहीं कर सकते हैं जिससे हम लोग एक्चुअली नेचुरल फैमिली में नहीं कर सकते थे। यही बात कर रहा है। तुमको छूटा क्या मेरा यार? एक सेकेंड रुको, कुछ वर्डिंग का हमको दिक्कत लग रहा। हाँ, यहाँ से देखो तो द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth। ठीक है, वही वाला बात है, यहाँ कोट लिखा गया है, ठीक है, कुड होगा। ये यही बात कर रहा है कि भाई अगर कोई वो बच्चा उस व्यक्ति से उससे शादी नहीं कर सकता है जिससे अगर वो पहले फैमिली में रहता, नेचुरल फैमिली में रहता, तो वहाँ पे उसका रेस्ट्रिक्शन था। यानी अब वही वाला कंसेप्ट तुमको बता दिया ना कि अगर नेचुरल फैमिली में रहता तो अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता था। अगर एडॉप्शन में चला गया, उस बच्चे को एडॉप्ट कोई कर लिया, तो क्या बहन से शादी कर लेगा? नहीं, लिमिटेशन है यहाँ पे, उससे शादी नहीं हो सकता। दूसरा, एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द adopted child before the adoption shall continue to waste in such person। यानी एडॉप्शन से पहले कोई भी तरह का संपत्ति उस बच्चे के ऊपर था, उस बच्चे के ऊपर को वेस्ट किया गया था, दिया गया था, तो एडॉप्शन के बाद भी वो संपत्ति उसी के ऊपर रहेगा, कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि एडॉप्शन के बाद वो संपत्ति उसका खत्म हो गया, चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तीसरा, द एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन of any state which vested in him or her before the adoption। यानी कि एडॉप्शन होने के बाद उसके जो फैमिली में वो जा रहा है, वहाँ के फैमिली में जो भी शेयर था उसको डाइवेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो तभी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उस हस्बैंड और वाइफ की एक पहले से बेटी थी, ठीक है। तो हस्बैंड का डेथ होने के बाद वाइफ और डॉटर में जो हस्बैंड का प्रॉपर्टी था वो आधा आधा बट गया। अब कोई एस नाम का बच्चा को एडॉप्ट कर लिया गया, तो इसके आने से ये हाफ जो इन लोग में बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसको कोई अफेक्ट नहीं होगा इसके आने से। यही चीज कह रहा है, द एडॉप्टेड चाइल्ड, ये जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, इन दोनों का जो भी
वेस्टेड राइट है, स्टेट है, इसको किसी भी तरह से डाइवेस्ट नहीं करेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक रिलेशन बैक का यहाँ कंसेप्ट आता है। सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एबॉलिश द थ्योरी ऑफ द ओल्ड हिंदू लॉ। ओल्ड हिंदू लॉ में जो है इस तरह के कुछ होते थे जिसको सेक्शन 12 जो है हमारा वो एबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखते हैं इसको। ये समझ में आया तुमको कि द एडॉप्टेड चाइल्ड किसी भी तरह का डाइवेस्ट नहीं करेगा एग्जिस्टिंग फैमिली में। यानी हस्बैंड और वाइफ थे, इसकी एक डॉटर थी, हस्बैंड मर गया, वाइफ और डॉटर में हाफ हाफ संपत्ति का बंटवारा हो गया। अब कोई बच्चा एडॉप्ट लिया, ऐसा नहीं कि वो आके बोल रहा है कि अब हमको भी हाफ हाफ में से अपना अपना हिस्सा दो, ऐसा नहीं है। ये जो है एज इट इज रहेगा, इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं यही रिलेशन बैक, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। तो सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एबॉलिश कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। द एडॉप्शन इज टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का। द एडॉप्शन को कब से इफेक्ट में आता है? फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ऐसा नहीं कि जिस समय बर्थ हुआ उससे हम लोग मानेंगे, ये माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। अब इसमें एक केस है बसवराजप्पा वर्सेस गुरु बसम्मा 2005-12 SCC 290। इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एडॉप्शन adoptee gets the transplanted in the adopting family with the same rights as that the natural born son। ठीक है, यानी एडॉप्शन के बाद अगर कोई बच्चा जो है किसी एडॉप्टेड फैमिली में जाता है तो उसके पास सारे वो राइट्स होंगे जो कि एक नेचुरल बच्चे के पास होते हैं। ठीक है, adopted child become co-partner in the joint Hindu property family property after serving all the ties with the natural family। ठीक है, एक जो adopted child है वो उस फैमिली का, adopted फैमिली का co-partner बन जाता है हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में। कब? जब वो अपने सारे टाइज जो हैं वो नेचुरल फैमिली से सर्व कर लेता है, हटा लेता है। तो यही है बसरप्पा वर्सेस गुरु। अब सेक्शन नंबर 13 ये बात करता है राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज देयर प्रॉपर्टीज। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स के राइट के बारे में बात कर रहा है कि भाई जो भी एडॉप्टिव पेरेंट्स है उनके पास ये राइट्स हैं कि वो अपने जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको डिस्पोज कर सके, उसका डिस्पोजल कर सके अनटिल अनलेस कोई भी इससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट उनके बीच में ना हुआ हो कि भाई हम अगर एडॉप्शन करते हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये वो अगर पहले से एग्रीमेंट है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो भी एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके पास ये राइट है कि अपना संपत्ति का डिस्पोजल कर सकें। सेक्शन 14 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझना कि अगर कोई हिंदू है हु हैज़ अ वाइफ लिविंग, अगर कोई हस्बैंड है जिसकी कोई वाइफ है, ठीक है, और वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है, ठीक है, तो उसकी जो वाइफ होगी उसको एडॉप्टिव मदर कहलाएगी। ठीक है, इफ अ हिंदू हु हैज़ अ वाइफ लिविंग एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, अगर कोई हिंदू हस्बैंड है वो किसी और उसकी कोई वाइफ है और वो हस्बैंड जो है किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उसकी जो वाइफ है उसको एडॉप्टिव मदर कहलाया जाए, वो एडॉप्टिव मदर कहलाएगी। ठीक है, दूसरा वेयर एन एडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ। ठीक है, अगर एक से ज्यादा उसकी वाइफ है, ठीक है, अगर कोई हिंदू हस्बैंड है उसकी एक से ज्यादा वाइफ है तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी 5 वाइफ है, ठीक है, तो 5 में जो सबसे बड़ी वाली वाइफ होगी उसको हम लोग एडॉप्टिव मदर कहलाएंगे और उसके बाद में जो होगी वो स्टेप मदर कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या? मेरी 5 वाइफ है, 1 2 3 4 5, तो ये जो पहली वाली है इससे सबसे पहले शादी किए थे तो ये एडॉप्टिव मदर कहलाएगी। ठीक है, और बाद वाली जो वाइफ सब है 2 3 4 5 ये स्टेप मदर कहलाएगी। यही बोलता है। समझ में आया सेक्शन 2? सब सेक्शन 2 तीसरा वेयर अ विडोअर और अ बैचलर, अगर कोई हस्बैंड है वो उसकी वाइफ या तो मर चुकी है
या वो बैचलर है, अविवाहित है, अगर वो कोई एडॉप्शन करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो विडोअर है यानी उसकी वाइफ डेथ कर चुकी है, या वो बैचलर है और वो किसी को एडॉप्ट करता है, तो एनी वाइफ whom ही सब्सिक्वेंटली मैरिज, यानी उसके बाद अगर वो किसी से शादी कर सकता है करेगा, यानी मान लो कि दूसरा शादी करता है या फिर बाद में शादी कर लेता है, बैचलर था शादी कर लिया, तो उसकी जो वाइफ होगी वो स्टेप मदर कहलाएगी उस एडॉप्टेड चाइल्ड की। समझ में? अरे देखो, अगर दोनों एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन जिंदा नहीं है, हस्बैंड और वाइफ, तो जो बाद में आएगा वो स्टेप वाला होगा, ठीक है, स्टेप कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई हस्बैंड विडोअर है, यानी फिर उसका जो है वाइफ डेथ कर चुकी है, या फिर वो बैचलर है, कुंवारा है, ठीक है, और वो किसी बच्चा को एडॉप्ट कर लेता है, और मान के चलो एडॉप्शन के बाद वो किसी से शादी करता है, अगर उसकी पहली बीवी मर गई थी तो वो दूसरी से शादी कर रहा है, या फिर बैचलर था तो वो शादी कर रहा है, तो जो आने वाली वाइफ होगी वो उसकी स्टेप मदर कहलाएगी उस बच्चे का, ठीक है, एडॉप्टिव मदर नहीं कहलाएगी, स्टेप मदर कहलाएगी। समझ में आया? जो बाद में आएगा वो स्टेप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 में ये कहता है कि अगर कोई महिला विडो है, ठीक है, किसी महिला का हस्बैंड डेथ कर गए हैं, या फिर कोई कुमारी लड़की है, अगर वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करती है और सब्सिक्वेंटली वो किसी आदमी से शादी करती है, तो जो वो आदमी होगा वो उसका स्टेप फादर होगा, एडॉप्टिव फादर नहीं होगा, स्टेप फादर होगा। यानी यही कंसेप्ट है कि जो बाद में आएगा वो स्टेप कहलाएगा। अगर दोनों एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन जिंदा हैं, तब फिर वो एडॉप्टिव मदर एडॉप्टिव फादर कहलाएंगे। लेकिन अगर बाद में आ रहा है, यानी पहले कुंवारी थी, एडॉप्ट कर ली कुंवारे में, बाद में शादी करती है, और उसके बाद तब उसका जो हस्बैंड होगा वो उसका स्टेप फादर होगा, एडॉप्टिव फादर नहीं होगा। समझ में आया क्या यहाँ पे? चलो अब सेक्शन 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड, बोल रहा है कि एक बार जब एडॉप्शन हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। क्या बोलता है? एडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड, कोई भी एडॉप्शन अगर वैलिड आप किए हैं, वैलिडली किए हैं, तो वो कैन नॉट बी कैंसिल्ड बाय एनी पर्सन, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता है, फाइनल है, इरिवोकेबल है, ठीक है। कैन नॉट बी कैंसिल्ड बाय द एडॉप्टिव पेरेंट्स नॉर एडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस हिज और हर स्टेटस एंड रिटर्न टू द फैमिली ऑफ बर्थ। यानी एक बार कोई वैलिड एडॉप्शन हो गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो गया, प्रॉपर रिक्विजिट कंडीशन जो भी सेक्शन 6 में दिए गए थे वो फुलफिल हो गया, तब वो फाइनल एडॉप्शन होगा, इरेवोकेबल नहीं है कि एक बार दिए फिर ले लिए, फिर दिए फिर ले लिए, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं है। चाहे वो एडॉप्टेड फैमिली ही हो, कि वो बोले कि अरे हम बच्चा को लिए थे, नालायक निकल गया, हम नहीं रखेंगे, ले जाइए इसको, ऐसा होगा? नहीं हो सके। चाहे वो बच्चा ही हो, वो भी भाई रिनाउंस नहीं कर सकता कि हम नहीं मानेंगे इसको माता पिता, वो भाग जाए अपना नेचुरल फैमिली यहाँ, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक बार एडॉप्शन हो गया तो भाई वो फाइनल है, बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज है, इरेवोकेबल नहीं है, इरेवोकेबल है, ठीक है। नो कंसेप्ट ऑफ रीएडॉप्शन, यहाँ पे रीएडॉप्शन का कंसेप्ट नहीं है हमारे हिंदू लॉ में। चलो यही था सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 16 जो है ये प्रिजम्पशन है एक तरह का। प्रिजम्पशन ये क्या कह रहा है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के द्वारा, फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग तैयार किए हैं एडॉप्शन के टाइम पे, ठीक है, और उस पे सिग्नेचर है, पेरेंट्स का है, गार्जियन का है, नेचुरल पेरेंट्स का है, एडॉप्टिव पेरेंट्स का है, ठीक है, तो कोर्ट उसको सेल प्रिज्यूम ये मानेगी ही कि जो एडॉप्शन है वो कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हुई है, यानी इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसके कंप्लायंस में हुई है, इसके कॉन्ट्ररी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप इसको डिस्प्रूव ना कर दो। यानी ये रिबेटेबल प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव नहीं है। आप देखो, पहला जनरल रूल तो यही कहता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में पेश किया गया है जिसमें सिग्नेचर हो नेचुरल पेरेंट्स का, एडॉप्टिव पेरेंट्स का, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि भाई ये वैलिड एडॉप्शन है, जो भी रिक्विजिट्स कंडीशन है वो फुलफिल किए गए हैं, सेल्फ प्रिज्यूम है। लेकिन ये डिस्प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है, आप अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन लाए डिस्प्रूव कर दो, ये मतलब कंक्लूसिव प्रूव नहीं है कि हाँ भाई ये मान लेगी कोर्ट, नहीं, आप इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के द्वारा। समझ में आया यहाँ पे?
यही है प्रिजम्पशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। पहले तो कोर्ट मानेगी, सेल्फ प्रिज्यूम मानेगी कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें ये साबित हो रहा है कि सारे कंडीशन, लेकिन अगर आप उसको डिस्प्रूव कर दो तो फिर कोर्ट अपना प्रिजम्पशन हटा देगी। चलो, इससे रिलेटेड जो है लास्ट सेक्शन है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। अब देखो क्या है, ये बात कर रहा है ना कि अगर कोई बच्चे को देने और लेने में, यानी कोई अगर बच्चा दे रहा है या कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का पेमेंट नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे को दे रहे हैं तो इसके बदले हमको 5 लाख रुपया दीजिए, या फिर किसी को आप बोल रहे हैं सुनो ना तुम अपना बच्चा दे दो हम तुमको 2 करोड़ रुपया देंगे, तो नहीं, किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन, पेमेंट, रिवॉर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडॉप्शन नहीं होना चाहिए, फॉर द एडॉप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रोविजन का कंट्रावीन करते हैं, बच्चा देने में और बेच रहे हैं, अपना बच्चा गोद में देने के लिए बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तब इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है, 6 महीने तक की सजा और फाइन, और दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, अप इम्प्रीजमेंट अप टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ। इसमें एक और चीज बात किया गया है कि प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द with the previous sanction of the state government or any officer authorized by the, without से with हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है कि इस सेक्शन में जो भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होगा, इंस्टीट्यूट होगा, कब होगा? विद द प्रीवियस प्रायर परमिशन और सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और कोई भी एनी ऑफिसर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड किए गए हों इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो वो लोग इसमें इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एडॉप्शन। ठीक है, आज हम लोग सेक्शन 17 तक इसका कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना कि हाँ ये वाला जो है इसमें दिक्कत है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा ना तो उसमें उसको कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो मन आए सो करना, लेकिन पढ़ना जरूर। चलो बाय।